उसने कानून को जेब में रखा, सत्ता को हथियार बनाया और खौफ को पहचान। सिवान की गलियों में आज भी उसका नाम गूंजता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसा शख्स जो सांसद था, माफिया था और साहिब भी कहलाता था। उसकी बाहुबली इमेज के पीछे छिपे हैं तेजाब कांड जैसे हैवानियत के किस्से और एक ऐसा आतंक जो मौत के बाद भी जिंदा है। लेकिन अब सवाल यह है कि उसकी खाली पड़ी गद्दी का आखिर वारिस कौन है? बेटा ओसामा या पत्नी हीना या फिर कोई और? आज खोलेंगे बिहार की सबसे बड़ी माफिया डायरी का सबसे खौफनाक पन्ना और दिखाएंगे आपको शहाबुद्दीन से जुड़ा एक एक सच। देखिए हिस्ट्री शीटर की इस रिपोर्ट में। कैसे बना एक मामूली युवक बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली? सीवान की गलियों में आज भी उसके नाम की गूंज सुनाई देती है। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके किस्से अब भी जिंदा हैं। लोग फुसफुसा कर उसके बारे में बातें करते हैं जैसे वो कभी भी लौट सकता हो। वो जितना ताकतवर था उतना ही दुस्साहसी भी। एक बार की बात है जब वो स्कूल का निरीक्षण करने निकला। उसके साथ उसके आदमी तो थे ही, लेकिन उनमें से एक वो था जिसे पुलिस मोस्ट वांटेड आरोपी घोषित कर चुकी थी। जब इस बारे में डीसीपी संजीव कुमार को भनक लगी तो उन्होंने बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचने का फैसला किया। जैसे उन्होंने उसे घेरा, माहौल गर्म हो गया। डीसीपी ने सख्त लहजे में कहा कि यह आदमी गिरफ्तार होगा, लेकिन वो कहां मानने वाला था। उसने उल्टा पुलिस से भिड़ने की ठान ली और कहा, अरे डीसीपी साहब, आपको नहीं पता यह इलाका किसका है? शहाबुद्दीन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ ही कहा था। डीसीपी ने पलटकर जवाब दिया कि कानून किसी का नहीं होता। बात बढ़ने लगी और अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सीधे डीसीपी को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा इलाका सन्न रह गया। पुलिस का खून खौल उठा। अगले ही पल हुक्म हुआ, गिरफ्तार करो इसे। लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं था, भागने में माहिर था और जब वापस लौटा तो और भी ज्यादा ताकतवर बनकर। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो नहीं रहा तो उसकी जगह कौन ले रहा है? क्या सीवान का कोई नया बाहुबली उभर रहा है? सीवान की गलियों में अब भी उसकी दहशत जिंदा है, लेकिन उसकी गद्दी खाली पड़ी है। उसका बेटा ओसामा अपने पिता की जमीन जायदाद और करोड़ों की दौलत का वारिस तो बन गया, लेकिन वो नाम और रुतबा नहीं कमा सका जो उसके पिता के पास था। उसकी पत्नी ने भी कोशिश की, राजनीति में हाथ आजमाया, चुनाव लड़े, लेकिन आज तक जीत नहीं पाई। कहानी में असल ट्विस्ट तो यह है कि जिसने उसकी जगह ली वो कोई और नहीं बल्कि उसी की परछाई बनकर काम करने वाले शख्स का बेटा है। हालात ऐसे हैं कि अब शहाबुद्दीन का परिवार उसकी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। ये वही सीवान है जहां कुछ लोग शहाबुद्दीन को भगवान तक कहने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन हकीकत यह है कि उसके किए गए गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसके अच्छे कर्म उसकी परछाई तक नहीं छू सकते। और अगर आपको यकीन ना हो तो तेजाब कांड का नाम ही काफी है। 16 अगस्त 2004 ये वो तारीख थी जब सीवान के एक दुकानदार चंदा बाबू की दुनिया उजड़ गई। उनकी 2 दुकानें थी, एक किराने की और दूसरी परचून की। उस रात जब वो खुद दुकान पर नहीं थे, उनके दोनों बेटे दुकान संभाल रहे थे। एक दुकान पर सतीश और दूसरी पर गिरीश। दुकान पर सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था।
लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ बदमाश वहां आए और सीधे धमकी देने लगे। उनमें से एक ने ठेठ अंदाज में कहा कि 2 लाख रुपए रंगदारी चाहिए अभी के अभी। दुकान पर बैठे चंद्रबाबू के बेटे सतीश ने साफ इनकार कर दिया और गुस्से में जवाब देते हुए कहा, रंगदारी? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? यह सुनकर बदमाश और भड़क गए। बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। सतीश को समझ आ गया कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वो तेजी से घर की ओर भागा और वहां से तेजाब की बोतल उठा लाया। वापस आकर उसने बदमाशों पर तेजाब उछाल दिया, लेकिन यह कदम उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। बदमाश तिलमिला गए थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया और दुकान में आग लगा दी। उस वक्त चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव छिपकर यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बच नहीं सकी। बदमाशों ने उसे भी पकड़ लिया। उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा कि अभी तू भी देख तेरे भाई का क्या हाल होता है। उन्होंने सतीश और गिरीश को रस्सियों से बांध दिया और फिर वो किया जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। एक पूरी बाल्टी तेजाब उठाकर दोनों भाइयों पर उड़ेल दिया। उन दोनों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। तेजाब से झुलसते हुए उनकी तड़पती लाशें वहीं गिर गई। लेकिन एक खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। शहाबुद्दीन का यह आतंक सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि जारी रहा। उसका तेजाब कांड सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। एक वर्ग भले ही उसे मसीहा मानता हो, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उसने कैसे सत्ता में रहते हुए अपराधों को अंजाम दिया। शहाबुद्दीन की इजाजत के बिना उसके इलाके में पत्ता भी नहीं हिलता था। शहाबुद्दीन का आतंक इतना था कि लोग उसके नाम से भी खौफ खाते थे। जिस दौर में सिवान का बहुचर्चित तेजाब कांड हुआ था, उस वक्त बिहार में लालू राबड़ी का शासनकाल था और बिहार में बाहुबलियों का दबदबा माना जाता था। उस दौर में शहाबुद्दीन के नाम से पूरा इलाका कांपता था, डरता था और धरती पर शहाबुद्दीन का नाम लेना गुनाह माना जाता था। शहाबुद्दीन का उपनाम साहिब था। शहाबुद्दीन को सिवान का साहिब कहलाना बेहद पसंद था। इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में से एक ने कहा कि अब इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। उन्होंने शवों के टुकड़े किए और बोरों में भरकर फेंक दिया, लेकिन राजीव की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। किसी तरह वो बदमाशों के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। दौड़ते दौड़ते वो सीधे सांसद के घर पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। इस खौफनाक वारदात के बाद चंद्रबाबू के परिवार पर ऐसा संकट आया कि उनका एक अपाहिज बेटा और 2 बेटियां भी डर से घर छोड़कर भाग गए। चंद्रबाबू को खुली धमकी दी गई, अगर जान बचानी है तो भूलकर भी सीवान मत आना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। न्याय पाने की उम्मीद में वो नेताओं के दरवाजे खटखटाते रहे, पुलिस अफसरों से गुहार लगाते रहे। हर जगह एक ही जवाब कि हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार चंद्रबाबू बिहार पुलिस के डीजीपी से मिले। उनकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद डीजीपी गुस्से से उठे और सीधे एएसपी को फटकार लगाई। इतना बड़ा मामला दबा दिया गया, तुरंत केस दर्ज करो। इतना कहने के बाद मुकदमा शुरू हुआ और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन क्या चंद्रबाबू को न्याय मिला? क्या इंसाफ की जंग जीतना इतना आसान था? चंद्रबाबू ने अपने बेटों को न्याय दिलाने के लिए पूरी जिंदगी कानूनी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई शुरू हुई 2004 में, जब बिहार में बाहुबलियों का आतंक चरम पर था। कानून ताकतवरों के इशारों पर नाचता था और आम आदमी के लिए इंसाफ महज एक सपना हुआ करता था। शहाबुद्दीन को कि जिधर जाएंगे उधर मुसलमान जाएंगे। तो व्यक्ति के पीछे किसी जात की, जमात की ताकत खड़ी हो जाती है। अपराधी तो जनता को अपनी छतरी की तरह इस्तेमाल करता है। तो केवल शहाबुद्दीन ही क्यों, ऐसे तो दर्जनों, कई दर्जन नेता है। वो मुसलमान के नेता हो गए, कोई भुनियार का नेता हो गया, कोई यादव का नेता हो गया, कोई राजपूत का नेता हो गया, कोई ब्राह्मण का नेता हो गया, कोई कोयरी का नेता हो गया। लेकिन वक्त बदला। 2005 में नीतीश सरकार बनी। नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की
और मामला कोर्ट में लंबा खिंचता चला गया। और फिर आया वो साल जिसने चंद्रबाबू की बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी। 2014 में उनका इकलौता बचा हुआ बेटा राजीव, जो तेजाब कांड का गवाह था, शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। लेकिन शादी के सिर्फ 18 दिन बाद 16 जून 2014 को उसे भी गोलियों से भून दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं थी, बल्कि उस समाज के मुंह पर तमाचा था जहां कानून से ताकतवर अपराधी होते हैं। शहाबुद्दीन पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। 2005 में शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तेजाब कांड में उसे दोषी करार दिया गया और बिहार हाईकोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी। पर क्या यह न्याय था? क्या यह वही इंसाफ था जिसकी उम्मीद चंद्रबाबू ने की थी? अपनों को खोने के बाद और सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद अंत में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंद्रबाबू भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या अपराध की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें कोई हिला तक नहीं सका? वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति मोहम्मद शहाबुद्दीन की जिंदगी से प्रेरित है। वेब सीरीज की माने तो चंदा बाबू विकास में बाधक बन रहे थे। एक वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनवाने के लिए सभी व्यापारियों ने अपनी जमीनें दे दी, लेकिन वो दोगुनी कीमत मिलने के बावजूद अपनी दुकान नहीं दे रहे थे। चंदा और चंदू की कहानी ने शहाबुद्दीन का कभी पीछा नहीं छोड़ा। रंगबाज वेब सीरीज में भी तेजाब कांड के पीड़ित पिता चंदा बाबू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद हत्याकांड को प्रमुखता से दिखाया गया है। शहाबुद्दीन की आपराधिक मानसिकता को समझने के लिए बस यही एक मामला काफी नहीं है। उसकी जिंदगी का हर एक पन्ना अपराध, खून और सत्ता के खेल से भरा पड़ा है। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री 1986 में हुई, जब वो सिर्फ 19 साल का था। उसी साल उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उसके नाम पर दर्ज मामलों की गिनती करना भी मुश्किल हो गया। जो भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ वो या तो मिटा दिया गया या फिर गुमनामी में चला गया। शहाबुद्दीन पर एक वेब सीरीज भी बनी ये कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज की न्याय व्यवस्था को आईना दिखाती है। चंद्रशेखर प्रसाद की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है बल्कि एक विचारधारा की थी। एक ऐसा सपना जिसमें समाज की असमानता को मिटाने की आग थी। उनका जन्म 20 सितंबर 1964 को सीवान के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अन्याय और शोषण को करीब से देखा और शायद यही वजह थी कि उनके अंदर बदलाव की चिंगारी बहुत पहले ही जल चुकी थी। वो बदलाव लाना चाहते थे, सिस्टम से लड़ना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में दाखिला लिया। वो पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगे और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA का हिस्सा बन गए। चीजें बहुत बदली हैं, तेजी से बदली हैं। मुझे वो दिन बहुत अच्छे तरह से याद है जब कमजोर लोगों को बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। गोलियां चला करके लोग गांव के वोटर्स को रोक देते थे। गांव में जो दलित समाज के कमजोर वर्ग के पिछड़े जो कमजोर लोग हैं उनको दबंग लोग धमका करके तुमको वोट देना नहीं है, देना है तो इन्हीं को देना है। अब ये चीजें तो बहुत हद तक खत्म हो गई हैं। अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है बिहार में कि किसी को समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए आदमी को भी कोई बूथ तक जाने से रोक दे। उनके जोशीले भाषणों और बेबाक तेवरों की वजह से वो जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने बड़े शहर में करियर बनाने के बजाय वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया था कि अब अपने लोगों के लिए लड़ना है। सीवान लौटकर उन्होंने वहां के हालात को बदलने का फैसला किया और सीधे उस शख्स से टकराने का इरादा कर लिया जिसने वहां दशकों से खौफ का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। सीवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई पोस्टर भी नहीं लगा सकता था। चंद्रशेखर ने इस डर को मिटाने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने खुलकर बाहुबलियों का विरोध करना शुरू किया, नुक्कड़ सभाओं में लोगों को जागरूक किया और अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। और इसलिए देखते ही देखते चंद्रशेखर शहाबुद्दीन के निशाने पर थे।
लेकिन वो रुके नहीं। फिर आया वो दिन जिसने उनके संघर्ष को इतिहास बनाया। 31 मार्च 1997, सीवान का जेपी चौक। चंद्रशेखर अपने चिर परिचित अंदाज में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। भीड़ भारी थी और लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक सवार वहां आए और बिना कुछ कहे गोलियों की बौछार कर दी। चंद पलों में ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। चंद्रशेखर वहीं गिर पड़े। उनका शरीर खून से लथपथ था। उनके साथ खड़े पार्टी कार्यकर्ता श्याम नारायण यादव भी गोलियों के शिकार हो गए। लोगों की आंखों के सामने एक उम्मीद को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिस डर को खत्म करने का सपना चंद्रशेखर ने देखा था, उनकी हत्या के बाद वो डर और ज्यादा गहरा हो गया। लेकिन क्या उनके विचारों को खत्म किया जा सकता था? उनकी शहादत ने सीवान के लोगों के अंदर एक नई आग जला दी। एक ऐसी आग जिसने सालों बाद शहाबुद्दीन के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की बुनियाद रखी। चंद्रशेखर आज भी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जेएनयू के स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। हम चुप नहीं बैठेंगे के नारे गूंजने लगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब तक? लेकिन न्याय मिलना इतना आसान नहीं था। इस हत्याकांड की जांच में सालों बीत गए। आरोपी साफ साफ बचते रहे और पूरा देश बस इंतजार करता रहा। चंद्रशेखर के परिवार ने यही दर्द सहा। शहाबुद्दीन के राजनीतिक रसूख ने कानून की बेड़ियों को जकड़ दिया। सिस्टम बेबस नजर आया। लेकिन कहते हैं वक्त जरूर बदलता है। 19 साल बाद साल 2016 में शहाबुद्दीन को कई मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन चंद्रशेखर के परिवार को वो इंसाफ नहीं मिला जिसकी उन्हें बरसों से उम्मीद थी। हालांकि चंद्रशेखर अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचारधारा बन चुके थे। युवा उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले यूथ आइकन की तरह देखने लगे। इस बीच शहाबुद्दीन का कद बढ़ता चला गया। वो राजनीति में पूरी तरह उतर चुका था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। सत्ता बदल रही थी, लेकिन सीवान में एक समानांतर सरकार चल रही थी जिसका सरगना था शहाबुद्दीन, जो एक कहता था यहां कानून मेरे हिसाब से चलेगा और खुलेआम अपने फैसले सुनाता था। शहाबुद्दीन बिहार के बाहुबलियों में सबसे बड़े नामों में से एक था। सीवान के इस बाहुबली का इस पूरे इलाके में इतना दबदबा था कि उसके बिना कोई कारोबार नहीं होता था, ना ही कोई जमीन की खरीद फरोख्त करता था और ना ही कोई राजनीति में कदम रखता था। शहाबुद्दीन अपने समय में लालू यादव का काफी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी था। हाल के दिनों में उसकी पत्नी ने सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। शहाबुद्दीन अब सिर्फ सीवान तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो पूरे बिहार में अपना खौफ जमाना चाहता था। जिस पर उसकी नजर पड़ती उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। हत्या, फिरौती, बूथ लूट, अपहरण समेत उसके खिलाफ कई मामले दर्ज होते रहे, लेकिन सत्ता की ताकत उसकी ढाल बनी रही। फिर एक दिन जब एक डिप्टी एसपी आरजेडी के एक नेता को गिरफ्तार करने गए तो शहाबुद्दीन खुद सामने आकर पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया। शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर किसी ने इसे छुआ तो ठीक नहीं होगा। जब नोकझोंक बढ़ी तो शहाबुद्दीन ने पुलिस अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। बस यही वो पल था जब पूरा पुलिस महकमा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। शहाबुद्दीन के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस और उसके गुर्गों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। यह पहली बार था जब सत्ता का नशा उसकी ताकत पर भारी पड़ा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये वो घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। खुद लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन से किनारा करना पड़ा।
जो कभी लालू परिवार का खासम खास हुआ करता था, अब उसकी परछाई से भी लोग बचने लगे थे। लेकिन शहाबुद्दीन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिहार पुलिस महकमे में डीपी ओझा नए डीजीपी बनकर आए। उन्होंने शहाबुद्दीन की पूरी क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। पुराने केसेस दोबारा खुलने लगे और सबूत जुटाए गए। उनमें एक मामला था मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का। इस बार शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ। मामला इतना संगीन था कि आखिरकार उसे कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक मोड़ था, अंजाम अभी बाकी था। पॉलिटिकल सिस्टम फिर से शहाबुद्दीन की ढाल बन गया। डीपी ओझा का सत्ता से टकराव शुरू हुआ। उन्हें इतना दबाव दिया गया कि आखिरकार मजबूरी में उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा था। शहाबुद्दीन का जेल जाना आना लगा रहा। पुलिस छापेमारी करती रही और हर बार उसके पास कुछ ऐसा मिलता जो कानून को झकझोर देता। पाकिस्तान में बने हथियार, नाइट विजन डिवाइस, आधुनिक असलहे, ये सब उसकी ताकत और उसके कनेक्शन की गवाही देते थे। लेकिन जितनी बड़ी ताकत थी, पतन भी उतना ही भयानक होने वाला था। एक दिन जब वो दिल्ली में संसद सत्र में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, तभी बिहार पुलिस ने उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। इस बार मामला गंभीर था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। समय का पहिया घूम चुका था। जेल में रहते हुए ही दुनिया में कोरोना का आतंक शुरू हुआ। शहाबुद्दीन भी इस महामारी की चपेट में आ गया। इलाज के दौरान 1 मई 2021 को अस्पताल के एक बेड पर उसकी मौत हो गई। जो कभी सीवान में आतंक का दूसरा नाम था, आज वो खुद गुमनामी की धुंध में खो चुका था। लेकिन क्या उसके जाने से उसका साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं। शहाबुद्दीन के द्वार में उसके आसपास खड़े रहने वाले कई लड़के उसके हर कांड में शामिल होते थे। उनमें से 2 नाम खास थे, अयूब खान और रईस खान। ये दोनों भाई शहाबुद्दीन की पर्सनालिटी से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने शहाबुद्दीन को अपना भगवान मान लिया था। कहते थे भाई जैसा बनने के लिए जान भी दे देंगे। पर हकीकत ये थी कि उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ जाने का मतलब था सीधा मौत। लेकिन दुनिया में वक्त से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। वक्त जिसके साथ होता है वो राजा होता है। पर जिस दिन वक्त खिलाफ हो जाए तो चींटी भी हाथी को गिरा देती है। शहाबुद्दीन के साथ भी यही हुआ। जब उसका वक्त बदला तो वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, उसका पुराना रसूख वापस नहीं आ सका। एक जमाना था जब शहाबुद्दीन जिस इलाके से चुनाव लड़ता था, वहां उसके विरोध में कोई पोस्टर तक नहीं लगता था। लेकिन साल 2005 में पहली बार उसकी हुकूमत को खुली चुनौती मिली। जिस खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान ने हमेशा उसे अपना आदर्श माना था, उनके पिता कमरुल हक ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमरुल हक ने शहाबुद्दीन के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यह सुनते ही शहाबुद्दीन भड़क उठा। पहले उसने समझाने की कोशिश की, फिर शहाबुद्दीन ने कहा कि देखिए हक साहब, इलाका मेरा है, यहां मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता है, आप पीछे हट जाइए। पर कमरुल हक झुके नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव तो यहीं से लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। बस फिर क्या था, चुनाव से ठीक पहले शहाबुद्दीन ने कमरुल हक को किडनैप कर लिया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सबको पता था इस अपहरण के पीछे कौन है, पर बोलने की हिम्मत किसी में थी ही नहीं। सीवान में 1990 से लेकर 2009 तक एक अपराधी का राजनीतिक वर्चस्व रहा। मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम का यह अपराधी अब इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन आम लोगों के बीच गुंडागर्दी का खौफ जो आलम इसने पैदा किया, वो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। लालू यादव की शह पर इसने 3 दशक तक सीवान पर राज किया। न सिर्फ राज किया, बल्कि हत्या, रंगदारी और अपहरण का एक रिकॉर्ड बना डाला। जब शहाबुद्दीन ने हक साहब को छोड़ा तो वो बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने जो कुछ सहा था वो अपने बेटों को बताया। अयूब खान और रईस खान सख्ते में आ गए। जिस शहाबुद्दीन के लिए वो जान देने को तैयार थे, उसी ने उनके पिता को अगवा कर लिया था। क्या यही इनकी वफादारी का इनाम था? नहीं, कहानी अब बदल चुकी थी। खान ब्रदर्स ने ठान लिया कि वो अब अपने पिता का साथ देंगे और शहाबुद्दीन से बगावत करेंगे। और इसी बीच शहाबुद्दीन के सितारे गर्दिश में थे। कानून की पकड़ कसती जा रही थी। आखिरकार वो जेल पहुंचा और कभी बाहर नहीं आ सका।
जेल में बैठकर उसने अपनी पत्नी हिना शहाब को राजनीतिक वारिस बना दिया। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उसका खौफ लोगों के दिलों से मिटने लगा। हिना शहाब ने पूरी कोशिश की कि वो चुनाव लड़े और जीत जाए, लेकिन जनता ने साफ संदेश दे दिया कि अब सीवान पर शहाबुद्दीन का राज खत्म हो चुका है। इधर खान ब्रदर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अब वही सीवान जो कभी शहाबुद्दीन के इशारे पर चलता था, खान ब्रदर्स के कब्जे में आ चुका था। अयूब खान अब पूरी तरह अपराध की दुनिया में डूब चुका था। वहीं रईस खान ने वही तरीका अपनाया जो कभी शहाबुद्दीन ने अपनाया था, नेता बनो लेकिन गुनाह मत छोड़ो। रईस खान अब राजनीति का मुखौटा पहन चुका था, लेकिन असल में वो उसी पुराने खेल का हिस्सा था जो कभी शहाबुद्दीन खेलता था। इसलिए कहते हैं समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, पर कहानियां वही रहती हैं। वो भले ही मर गया, लेकिन मरकर भी लोगों के जहन में दहशत बनकर जिंदा है। शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, मगर सिवान की हवाओं में अब भी उसका खौफ जिंदा है। उसके किए गुनाहों की चीखें आज भी इंसाफ मांग रही हैं और मांगती रहती हैं। बेटा उसामा हो या पत्नी हिना, कोई भी उसकी विरासत को संभाल नहीं सका। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिवान को फिर कोई नया साहिब मिल गया है? क्या तेजाब से जलाए गए सच को अब भी कोई छिपा रहा है? क्योंकि अब अपराध की जड़ें सत्ता से जुड़ जाएं तो इंसाफ की लड़ाई खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है एक नई कहानी। देखते रहिए इंडिया डेली